Nandita Singh from Lukmani Tilak School. I am going to explain the chapter 3 of history. The chapter name is The Sultans of Delhi. फर्स्ट पार्ट में इसका पढ़ा चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट पर आएंगे. द खलजीज एंड तुगलक्स स्टार्ट करना है. द खलजीज एंड तुगलक्स, जैसा कि अभी तक आपने बहुत सारी डायनेस्टीज़ पढ़ा कि कौन सी डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी चल रही थी. फिर दिल्ली सल्तनत में तुगलक और खलजी का भी उदय हुआ. द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ द बंदागन्स और स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. सबकी तरह जैसे कि मैंने बताया था कि स्लेव डायनेस्टी का उदय हुआ था, शुरुआत हुई थी. तो क्या हुआ कि खलजी और तुगलक ने भी, इन जातियों ने भी स्लेव डायनेस्टी को फॉलो किया. वो क्या करते थे, स्लेव्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट करते थे. हाउएवर दे आल्सो प्लेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ इन हाई पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पोजीशन एंड एज गवर्नर्स. They also placed people of humble birth in high political and military position. जो तुगलक्स और खलजीज क्या करते थे, they also placed people of humble birth in high political and military position. वो लोगों को जो स्लेव्स होते थे उनको पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशंस पर रखते थे और गवर्नर की पोजीशन पर भी, गवर्नर की पोस्ट पर भी रखते थे. दिस डिपेंड्स ऑन द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ऑन बंदागन्स एंड नोबल्स ऑफ हम्बल बर्थ ऑल्सो कॉज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती थी, ये सारे डिसीजन सुल्तान ऑफ दिल्ली करते थे. दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, जो राजगद्दी पर बैठते थे, वही इन सारी चीज़ों का डिसीजन लेते थे. और जिससे कि क्या होने लगा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी थी. दे टेंडेड टू रिमेन लॉयल टू देयर पैट्रन सुल्तान्स एंड नॉट टू देयर सक्सेसर्स. वो क्या करते थे, अपने पैट्रन सुल्तान से लॉयल रहते थे और अपने सक्सेसर से नहीं रहते थे. Therefore, the accession of new sultan often saw conflict between the old and new nobility. और इसी से क्या होने लगा कि जब नए सुल्तान राजगद्दी पर बैठते थे तो न्यू और ओल्ड नोबिलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे, संघर्ष, लड़ाइयाँ होने लगती थी. द सुल्तान्स यूज्ड टू अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस. सुल्तान यूज टू अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स, और सुल्तान क्या करते थे, मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे अलग अलग क्षेत्रों के लिए. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता. इन ज़मीनों को इक्ता कहा जाता था. एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादर. और इनके जो ज़मीन के रखवाले होते थे, जो हेड होते थे, उनको इक्तादर कहा जाता था या मुफ्ती कहा जाता था. The duty of the mufti was to join military campaigns and maintain law and order. इनकी ड्यूटी क्या होती थी, कैंपेन्स को ज्वाइन करना, मिलिट्री कैंपेन्स को ज्वाइन करना और लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज टू द सुल्तान, द मुफ्तीज वर गिवन द अथॉरिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यूज ऑफ देयर इक्ताज एज सैलरी. और क्या हुआ कि इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज ऑफ टू द सुल्तान, मिलिट्री सर्विसेज के अकॉर्डिंग सुल्तान ने क्या किया कि मुफ्तीज जो थे उनको ये अधिकार दिया कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करें और इक्ताज से रेवेन्यूज ऑफ देयर इक्ताज एज सैलरी. कलेक्ट द रेवेन्यूज ऑफ देयर इक्ताज, कि वो इक्ताज से टैक्सेस को वसूल करें, करों को वसूल करें और उनसे एज अ सैलरी ले लें. They also paid their soldiers from these revenues. और इन सारे पैसों से, जो भी टैक्स से पैसे मिलते थे, उनसे वो सोल्जर्स को भी पे करते थे. The Khaljis and Tughlaqs also relied on the Iqta system of administration but ensured that the office of the Mufti was not hereditary. खलजी और तुगलक जो थे उन्होंने इस बात से रिलाय किया कि मीन्स खलजी और तुगलक जो थे उनको इक्ता के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, इक्ता से रिलेटेड था, उस पर
भरोसा करते थे, रिलायड मीन्स भरोसा करते थे, बट एंश्योर दैट द ऑफिस ऑफ द मुक्ति वॉज नॉट हेरिडिटरी। लेकिन जो मुक्ति का जो पूरा सेटअप था, जो ऑफिस था, वो आनुवंशिक रूप से, जैसे कि पिता से बेटे को नहीं मिलता था, वो किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। द मुक्तिज वर ऑल्सो आज टू स्ट्रिक्टली मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर्स। मुक्तियों को ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता था, जितने भी सोल्जर्स होते थे उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करना पड़ता था, ये उनको ऑर्डर दिए जाते थे। दिस स्टॉप्स द मुक्तिज फ्रॉम बिल्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड बिकमिंग पावरफुल, जिससे कि मुक्तिज को इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शंस बना सके और पावरफुल हो सके। दीज लेटर सुल्तान्स टुक utmost care that the mufti collected only the prescribed taxes, not more than that। और फिर बाद में सुल्तान ने उनको ये अधिकार दिया कि वो सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फॉर दिस दे अपॉइंट अकाउंटेंट्स हु इन्फॉर्म द सुल्तान अबाउट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। और इसके लिए वो अपॉइंट करते थे एज अ अकाउंटेंट, जो कि सुल्तान के को इन्फॉर्म करता था कि हमारे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं मुफ्ती के द्वारा, वो उनमें कितना टोटल अमाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट, खलजीज। द रूलर ऑफ द खलजी डायनेस्टी व जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक शाह खलजी। ये कुछ रूलर्स है खलजी डायनेस्टी के। कौन कौन से हैं? जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खलजी, ये सारे खलजी डायनेस्टी के रूलर्स हैं, शासक हैं। अलाउद्दीन खलजी मेड एन अटेम्प्ट टू सिस्टमटाइज एंड यूनिफाई लैंड रेवेन्यू एंड अर्बन टैक्सेस। उन्होंने, अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया कि उन्होंने टैक्सेस के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए कि जो भी टैक्सेस लैंड रेवेन्यू है, जो भूमि कर लिया जाता है, लैंड टैक्सेस जो लिए जाते हैं या अर्बन टैक्सेस जो लिए जाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में नियम बना दिए। ही इंस्टीट्यूटेड अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिज रियाज। अपने जितने भी क्षेत्र थे उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छे से सिस्टम बनाया। ही इंस्टीट्यूटेड अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए। अंडर द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स इस्लामिक लैंड टैक्स खराज हैड बीन फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। दिल्ली सुल्तान के जो शुरुआत में जो दिल्ली सुल्तान थे, इस्लामिक, उनके समय में इस्लामिक लैंड टैक्सेस होते थे जिनको खराज कहा जाता था, हैड बीन फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी वहाँ पर व्यापार करते थे लोग, जो उनका प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट उनको एज अ टैक्स देना पड़ता था। बट अलाउद्दीन खलजी रेज द खराज टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस एंड इंट्रोड्यूस डायरेक्ट कलेक्शन। लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया कि उन्होंने इस टैक्सेस में चेंजेस किए, उन्होंने इसको कम करके क्या कर दिया, 50% प्रोडक्ट कर दिया। जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 50% उनको देना पड़ता था। ही ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन कैटल एंड हाउसेस। उन्होंने कैटल और हाउसेस पर भी टैक्सेस लगाए। जियाउद्दीन बरानी, अ कंटेम्प्रेरी chronicler, informs us that revenue collectors were ordered to demand revenue with such rigor that the peasants were forced to sell their standing crops to meet the tax demands। जियाउद्दीन बरानी कौन थे? उस समय कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल में उस समय के समकालीन इतिहासकार थे, जिन्होंने हमें बताते हैं कि उस समय के जो भी रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो भी टैक्स कलेक्ट करने वाले थे, उनका क्या काम था कि वो बहुत फोर्सफुली पीजेंट्स को, किसानों को फोर्स करते थे कि वो अपनी क्रॉप्स को बेच करके उनको टैक्स दें। टैक्स फ्रॉम द दोआब एरिया वॉज स्पेंड ऑन पेइंग कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स। दोआब एरिया के जो भी टैक्सेस थे उससे सोल्जर्स को, सैनिकों को सैलरीज दी जाती थी। मंगोल अटैक्स इंक्रीज्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में मंगोल ने उन पर आक्रमण किया था। दिस फोर्स्ड हिम टू रिक्रूट अ वेरी स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, और इसीलिए उन्होंने एक अच्छी आर्मी का सेटअप बनाया था जिससे कि वो होने वाले आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकें। बट दिस ऑल्सो वॉज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चैलेंज फॉर हिम, लेकिन ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक चैलेंज था, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था उनके लिए। ही टुक वेरियस मेजर्स टू मीट दीज चैलेंजेस, उन्होंने हर तरीके के रास्ते अपनाए कि एक अच्छी आर्मी को वो मेंटेन कर सकें, अच्छे प्रशासन को बना सके, आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ कर सके। द सुल्तान कुड नॉट हैव गिवन इक्ता टू ऑल द सोल्जर्स एंड देयरफॉर ही प्रिफर्ड टू गिव देम कैश सैलरी। सुल्तान जो थे वो कुड नॉट हैव गिवन इक्ता टू ऑल द सोल्जर्स, सारे सोल्जर्स को इक्ता नहीं देते थे। उन्होंने सोचा कि हम सारे सोल्जर्स को कैश में सैलरी दे देंगे। द पेमेंट टू द ह्यूज मिलिट्री ऑल्सो मेंट दैट अलाउद्दीन वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट एनफ रेवेन्यू। जो भी वो मिलिट्री को पेमेंट देते थे उसका इससे हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन के समय में बहुत एनफ टैक्सेस वो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे लोगों से। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो controlled the prices of the commodities as he had to maintain the large army at the minimum cost। वो क्या करते थे, बहुत बड़ी आर्मी को कम पैसे में, कम कॉस्ट में मेंटेन करके रखते थे, जिससे उनकी लागत कम आती थी। जितना उनको सैलरी देना पड़ता था उससे ज़्यादा वो काम करवा लेते थे। He fixed the prices of all the commodities from grain to clothes, slaves, cattle etc। और वो सारी चीज़ों में पैसे के अमाउंट को लेकर के उनका लागत कम आता था, जिसमें कि ग्रेन से लेकर के क्लोथ तक, स्लेव से लेकर के कैटल तक, ये सारी चीज़ों में वो प्राइसेस को फिक्स करके रखते थे। अ कंट्रोलर ऑफ द मार्केट कॉल्ड द शहनाई मंडी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर नोन एज बरित्स वर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स। और उन्होंने 2 पोस्ट रखी, शहनाई मंडी जो कि मार्केट को कंट्रोल करते थे, और एक बरित्स रखा था जो कि किसको कंट्रोल करता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कहे जाते थे। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये 2 पोस्ट रखी थी। वर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स, ये दोनों मार्केट कंट्रोल करने का काम करते थे। The Tughlaqs, important rulers of the Tughlaq dynasty include Ghiyasuddin Tughlaq, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स हैं। लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक also raised a large standing army। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के तरह अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक अच्छी आर्मी को का सेटअप बनाया। He led campaigns to कलनौर and Peshawar made at securing and northwestern frontier of the Sultanate against future Mongol attacks। और उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कि कैंपेन्स करना स्टार्ट कर दिया कलनौर और पेशावर में, जिससे कि वो एक अपनी अच्छी आर्मी बना सके। एम्ड एट सिक्योरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट द फ्यूचर मंगोल अटैक्स। फ्यूचर में जो मंगोल अटैक्स होने वाले थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो कई सारे जगहों पर कैंपेन्स करने लगे और उनको अपने नियंत्रण में लेने लगे, जिससे कि वो सिक्योर रह सके। इवन बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक कुड कंसोलिडेट हिज रूल। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले फिरोज शाह तुगलक थे जो इन सारी चीज़ों को, इन सारे नियमों को फॉलो कर रहे थे। द सल्तनत ऑफ दिल्ली बिगैन डिसइंटीग्रेट। The Sultanate of Delhi began to disintegrate largely because of the struggle for power among the nobles। क्योंकि नोबल्स के बीच में बहुत सारे संघर्ष होने लगे, स्ट्रगल्स होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। इसी की वजह से द सल्तनत ऑफ दिल्ली began disintegrate।
मीन उनका पतन होने लगा, उनकी शक्ति समाप्त होने लगी। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज कम्प्लीटेड बाय तैमूर हु अटैक Delhi and the neighboring areas in 1398 to 99। और ये जो पतन था दिल्ली सल्तनत का वो कैसे हुआ? वॉज कम्प्लीटेड बाय तैमूर, तैमूर ने किया, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और उनके नेबरिंग कंट्रीज को अपने अधिकार में कर लिया। कब किया? 1398 से 99। लास्ट पॉइंट है आपका द सल्तनत आफ्टर द तुगलक्स। After the Tughlaqs, the Sayyid dynasty followed the Lodi dynasty, continued to rule from Delhi and Agra until 1526, but the control of Delhi sultans was only over a small region। तुगलक के बाद खलजी आए थे, खलजी के बाद तुगलक आए थे, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई थी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई थी जो कि दिल्ली पर शासन कर रहे थे और उन्होंने अपने शासन को आगे तक बढ़ाया। दिल्ली और आगरा में अपना रेन रखा, अपना राज्यकाल पूरा फैलाया, अपना विस्तार किया। और ये कब तक किया? 1526 तक। उसके बाद क्या हुआ? बट द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान वॉज ओनली ओवर अ स्मॉल रीजन नेबरिंग दिल्ली। लेकिन जो कंट्रोल था वो सिर्फ दिल्ली के छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज में, नेबरिंग रीजन में ही कंट्रोल उनका रहने लगा। रीजन्स लाइक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। और ये सारे शहरों में, ये सारे स्टेट्स में क्या हो गया कि वहाँ पर सारे शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, खुद अपने आप को शासक बना लिया। दे नॉट ओनली एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स बट ऑल्सो एंजॉय एटोनमस एग्जिस्टेंस। न केवल उसने अपना, उन सारे शासकों ने अपना एक अच्छा स्टेट बना लिया, बल्कि अपनी सत्ता भी अच्छे से स्थापित कर ली, सेल्फ गवर्नमेंट करने लगी। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। फिलअप बुक में कर लेना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी बुक में करना है आपको। ट्रू फॉल्स होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा। Complete your work. I am going to end this class.